हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 15 मार्च का डीडी न्यूज। 5 स्टेट्स के विधानसभा इलेक्शन की डेट्स अनाउंस। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल, तमिलनाडु में 23 अप्रैल, असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग। सभी रिजल्ट्स 4 मई को। राहुल गांधी के टी पकौड़ा प्रोटेस्ट पर अमित शाह का अटैक। पार्लियामेंट की डिग्निटी पर उठे सवाल। ईरान में फंसे तमिलनाडु के 600 भारतीय, वॉर के बीच सेफ इवैक्यूएशन की अपील। यूएस ईरान वॉर हुआ और ज्यादा खतरनाक। ट्रंप ने वॉरशिप्स भेजने की अपील की। मिडिल ईस्ट में अटैक्स तेज हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 स्टेट्स में चुनाव की डेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया है। असम, केरल, पुडुचेरी में सिंगल फेज में 9 अप्रैल को चुनाव होंगे, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को पोलिंग होगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 2 फेज में चुनाव करवाए जाएंगे। फर्स्ट फेज की वोटिंग 23 अप्रैल को होगी, जबकि सेकेंड फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है। सभी 5 राज्यों के चुनावी नतीजे 4 मई को अनाउंस किए जाएंगे। The model code of conduct is applicable from now onwards. So actions taken prior to model code of conduct is the prerogative of the concerned government. But now onwards, the model code of conduct shall be applicable. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April in one phase, and the counting shall be on the same day for all the 5 states/UT, that is 4th of May 2026. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase 152 and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026. All 126 assembly constituencies for Assam, the polling shall be just in one phase, and the polling shall take place on 9th of April, Thursday 2026. All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday, and counting shall be on the same day, that is 4th May 2026. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April and the counting will be 4th of May. अगर स्टेट वाइज बात करें तो असम में 126 विधानसभा सीट्स की पोलिंग 9 अप्रैल को होनी है। केरल की 140 सीट्स की पोलिंग भी 9 अप्रैल को ही होगी। इसके अलावा पुडुचेरी में भी सिंगल फेज में 9 अप्रैल को पोलिंग होगी। इन तीनों स्टेट्स के अलावा तमिलनाडु में 234 सीट्स पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग कराई जाएगी, जबकि पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीट्स पर 2 फेजेज में इलेक्शंस होंगे। फर्स्ट फेज में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को और बाकी 142 सीट्स पर 29 अप्रैल को वोटिंग करवाई जाएगी। अमित शाह ने राहुल गांधी और अपोजिशन पर संसद और एक ग्लोबल समिट में हुए प्रोटेस्ट को लेकर तीखा हमला बोला है। गुवाहाटी में रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि पार्लियामेंट के मकर द्वार पर बैठकर टी पकौड़ा खाते हुए प्रोटेस्ट करना देश और उसके इंस्टीट्यूशंस की ग्लोबल इमेज को नुकसान पहुंचाता है। दरअसल 12 मार्च को राहुल गांधी एलपीजी शॉर्टेज को लेकर वहां प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और उनकी फोटोज, वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इस मामले में निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को नोटिस देते हुए एक पेन ड्राइव भी सबमिट की है और कहा है कि इससे पार्लियामेंट की डिग्निटी हर्ट हुई है। वहीं शाह ने एआई इम्पैक्ट समिट में अपोजिशन यूथ विंग के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये समिट ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए था, ना कि पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए। मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर के बीच कई भारतीय नागरिक ईरान में फंसे हुए हैं। इंडिया की सरकार अपने लोगों को सेफ वापस लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसी बीच तमिलनाडु के पूर्व मंत्री डी जयकुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के ऑर्मुज़न प्रोविंस इलाके में तमिलनाडु के करीब 600 लोग फंसे हुए हैं और उन्हें तुरंत मदद की ज़रूरत है।
जय कुमार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की है कि इन लोगों तक जल्द रिलीफ पहुंचाया जाए और सेफ इवैक्यूएशन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी बताया कि बंदर मुकाम इलाके में फंसे ये लोग वॉर सिचुएशन की वजह से घर के अंदर ही रहने को मजबूर हैं। हालात इतने मुश्किल हो गए हैं कि उनके लिए डेली एसेंशियल जुटाना भी मुश्किल हो गया है। इस वजह से वहाँ फूड और मेडिसिन की शॉर्टेज भी देखने को मिल रही है। वहीं तमिलनाडु में मौजूद उनके परिवार वाले भी काफ़ी वरीड और स्केर्ड हैं। वे सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि उनके अपने जल्द से जल्द सेफ वापस घर लौट आएंगे। मिडिल ईस्ट में जारी टेंशन की वजह से दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका असर अब भारत में भी दिखने लगा है। कई शहरों में गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग और इलीगल स्टोरेज को रोकने के लिए अथॉरिटीज़ ने रेड्स तेज कर दी हैं। इसी बीच सरकार ने डोमेस्टिक गैस कनेक्शन को लेकर एक नया और इम्पॉर्टेंट ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर के मुताबिक जिन लोगों के घरों में नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन पहले से अवेलेबल हैं, वो अब एक साथ डोमेस्टिक एलपीजी कनेक्शन नहीं रख सकेंगे। यानी अगर किसी घर में पीएनजी कनेक्शन है तो उन्हें अपना एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करना होगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद गैस सप्लाई को बेटर मैनेज करना और मिसयूज़ रोकना है, खासकर ऐसे समय में जब ग्लोबल लेवल पर एनर्जी सप्लाई को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में यूएस ईरान वॉर लगातार और खतरनाक होती जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों से अपील की है कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सुरक्षा के लिए अपने वॉरशिप्स भेजें। उनका कहना है कि अगर समुद्री रास्तों में दखल जारी रहा तो अमेरिका ईरान के खर्ग आइलैंड पर दोबारा हमला भी करने से नहीं हिचकेगा। दरअसल खर्ग आइलैंड ईरान का सबसे अहम ऑयल एक्सपोर्ट हब माना जाता है। हाल ही में अमेरिकी सेना ने यहाँ कई मिलिट्री टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए थे, जिसके बाद टेंशन्स और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। इसी बीच इसराइल के मध्य हिस्से पर ईरान की तरफ से फिर मिसाइल अटैक किया गया। इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से कम 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर ली है, जिसके बाद उधर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी इस जंग की चपेट में आता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फुजारे ऑयल टर्मिनल के पास एक ड्रोन अटैक हुआ, जिसके बाद वहां आग लग गई और कुछ समय के लिए ऑयल लोडिंग ऑपरेशंस को पूरी तरीके से रोकना पड़ा। गल्फ क्षेत्र में बढ़ते हमलों की वजह से एविएशन सेक्टर भी प्रभावित हो रहा है। हालात को देखते हुए एयर इंडिया ने अबू धाबी के लिए अपनी कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। इससे यात्रियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच टर्की ने भी बड़ा बयान दिया है। टर्की सरकार का कहना है कि ईरान में रेजिम चेंज की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। युद्ध का असर अब भारत तक महसूस किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस संघर्ष के कारण शॉर्ट टर्म में भारत की इकोनॉमी पर कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन देश की इकोनॉमी मजबूत है और भारत इन चुनौतियों से उबर जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग ऑयल गैस सप्लाई को लेकर घबराएं नहीं, भारत के पास पर्याप्त रिजर्व्स हैं। हालांकि ग्लोबल टेंशन और एनर्जी क्राइसिस के कारण आने वाले महीनों में इकोनॉमिक एक्टिविटी पर कुछ दबाव ज़रूर पड़ सकता है। कुल मिलाकर साफ है कि यूएस ईरान वॉर अब पूरे मिडिल ईस्ट को प्रभावित कर रहा है और अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो इसका असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई, ट्रेड और इकोनॉमी पर और गहरा हो सकता है। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में डीएड कैंडिडेट्स का आमरण अनशन आज 82वें दिन पे एंटर कर गया है। अभ्यर्थी 24 दिसंबर से तूता इलाके में इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और 2300 असिस्टेंट टीचर पोस्ट पर अपॉइंटमेंट की डिमांड कर रहे हैं। शुक्रवार को कैंडिडेट शांतिपूर्ण तरीके से असेंबली घेराव के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए निकले, लेकिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें आधे रास्ते में ही रोक दिया। मौके पर मौजूद एसडीएम ने कहा कि कैंडिडेट्स बॉन्ड्स भरकर अनशन पर बैठे हैं, इसलिए आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दी जा सकती, वरना एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहले ही 2621 डीएड कैंडिडेट्स को नियुक्ति देने का आदेश दे चुके हैं। इसके बावजूद 1326 एलिजिबल कैंडिडेट्स अभी भी अपॉइंटमेंट से वंचित हैं, जिसे लेकर कैंडिडेट जस्टिस की मांग कर रहे हैं। रोहित शर्मा का मानना है कि इंडियन क्रिकेट इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग विनिंग फेज में है और आने वाले समय में टीम की ग्लोबल डोमिनेंस और ज़्यादा मजबूत हो सकती है। मुंबई में T20 मुंबई लीग के लॉन्च के दौरान रोहित शर्मा ने कहा कि पिछले 2 साल इंडियन क्रिकेट के लिए शानदार रहे हैं। इस दौरान भारत ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे बड़े आईसीसी ट्रॉफीज जीती हैं। रोहित का कहना है कि मेंस और वुमेन्स दोनों टीम्स के पास अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और अगर ये मोमेंटम बना रहा तो इंडियन क्रिकेट के लिए आगे का रास्ता और भी ज़्यादा शानदार हो सकता है।
लंबी जुदाई गाने के उन दर्द भरे सुरों को भला कौन भूल सकता है, लेकिन आज उस गाने को अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से यादगार बनाने वाली सपोर्टिंग एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा हमारे बीच नहीं रही। 71 ईयर्स की एज में उनका डेमेज सिनेमा इंडस्ट्री के लिए एक इमोशनल लॉस है। सुभाष घई की हिस्टोरिक फिल्म हीरो के आइकॉनिक ट्रैक लंबी जुदाई में उन्होंने एक यादगार अपीयरेंस दी थी, जहां उनके रस्टिक अवतार और चेहरे के पैदौस ने रेशमा की आवाज़ को एक अलग गहराई दी थी। हालांकि मधु ने कभी लीड रोल्स के रूप में ब्रेक थ्रू हासिल नहीं किया, लेकिन अपनी वर्सटाइल एक्टिंग से उन्होंने कई बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिनमें की कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए वो अमिताभ बच्चन की कल्ट क्लासिक सत्ते पे सत्ता की उन 7 लीडिंग लेडीज में से भी शामिल थी, जिन्हें पेंटल के अपोजिट कास्ट किया गया था। उनका जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए उस गोल्डन एरा की एक और कड़ी का टूटना है, जैसे फैंस हमेशा उनके मेमोरेबल स्क्रीन प्रेजेंस के लिए याद रखेंगे। आज काशीराम की बर्थ एनिवर्सरी है। 15 मार्च 1934 को जन्मे काशीराम एक विजनरी लीडर थे, जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स के पूरे लैंडस्केप को रिडिफाइन किया। उनके लाइफ का मेन मिशन सोसाइटी के डिप्रेस्ड और बहुजन क्लासेस को यूनाइट कर उन्हें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिलाना था, जिसके लिए उन्होंने बम सेफ और बहुजन समाज पार्टी जैसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस की नींव रखी, जो कि आगे चलकर बहुत बड़े बने। इसी सफ़र के दौरान उनकी मुलाकात मायावती से हुई, जिनकी ऑरेटरी स्किल्स और लीडरशिप पोटेंशियल को पहचान कर उन्होंने अपने पॉलिटिकल सक्सेसर और मास्टर की के रूप में उन्हें तैयार किया। काशीराम का भरोसा था कि एक दिन मायावती इतनी बड़ी लीडर बनेंगी कि ब्यूरोक्रेसी भी उनके लीडरशिप के सामने खड़ी नजर आएगी। यह भरोसा 1995 में सच साबित हुआ, जब मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला चीफ मिनिस्टर बनी। काशीराम ने लिंग्विस्टिक और सोशल बैरियर्स को तोड़ते हुए न सिर्फ सोशल हायरार्की को चैलेंज किया, बल्कि अपनी पूरी पॉलिटिकल लेगेसी मायावती को सौंपकर दलित राजनीति में ट्रस्ट और पार्टनरशिप की एक रेयर एग्जाम्पल भी कायम किया। बाद में मायावती ने लखनऊ और नोएडा में काशीराम की याद में ग्रैंड मेमोरियल्स और पार्क्स बनवाए, जहां लगे उनके विशाल स्टैच्यूज आज भी लोगों को उनकी लेगेसी और स्ट्रगल्स की याद दिलाते हैं। वहां पर आज भी कई तरीके से उनके एनिवर्सरी पर उन्हें याद किया जा रहा है। अब बारी आज के बुक रिकमेंडेशन की। अगर आप अपनी लाइफ में पीस और पर्पस की तलाश कर रहे हैं, तो थिंक लाइक अ मॉन्क आपके लिए एक परफेक्ट रिकमेंडेशन हो सकती है। इस बुक के ऑथर जय शेट्टी हैं, जिन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर एक किताब लिखी है। इसमें वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने कुछ साल मॉन्क लाइफस्टाइल में रहकर लाइफ के डीप लेसन सीखे और फिर उन्हीं एंशिएंट टीचिंग्स को आज की फास्ट और स्ट्रेसफुल लाइफ में अप्लाई करना सीखा। ये सेल्फ हेल्प बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल पाकर अपने फोकस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। साथ ही इसमें मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस और सेल्फ डिसिप्लिन जैसी प्रैक्टिकल आइडियाज़ भी बताए गए हैं, जो आपको स्ट्रेस से दूर रहने में हेल्प कर सकते हैं। जय शेट्टी अपने पॉपुलर पॉडकास्ट ऑन पर्पस विद जय शेट्टी और राइटिंग के जरिए भी यही मैसेज देते हैं कि असली सुकून बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे माइंड के इनर पीस में छुपा होता है। अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा काम, फोकस्ड और मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, तो ये बुक ज़रूर पढ़ने लायक है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।